Hello students, I am Deepti Rangnani, Associate Professor Chemistry, SPC Government College Ajmer. Today we will deal with Compton effect. This is the topic of BSc part 3rd, Quantum Chemistry, and in this we will continue एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ कॉम्पटन इफेक्ट। कॉम्पटन प्रभाव का प्रायोगिक सत्यापन क्या है। कॉम्पटन ने जो सिद्धांत दिया था उसका प्रायोगिक सत्यापन इस चित्र में दिखाए अनुसार किया। इसमें एक कक्ष है जो कि शीशे का बना हुआ है, जिसको कि चित्र में Q से प्रदर्शित किया गया है। इसमें एक्स नली जो एक्स किरण नली के स्रोत से एक वर्णी प्रकीर्णित होकर के स्लिट S2 व S3 के द्वारा ब्रैग के एक्स किरण स्पेक्ट्रोमीटर के क्रिस्टल C पर ले जाई जाती है। इसके अनुसार प्रकीर्णन किरणों की जो तरंग दैर्ध्य बॉक्स I के द्वारा नाप सकते हैं। प्रकीर्णक R और एक्स किरण नली को घुमाकर प्रकीर्णन कोण को परिवर्तित किया जा सकता है। कॉम्पटन ने थीटा = 90 पर तरंग दैर्ध्य में परिवर्तन को नापा, जो कि 0.022 एंगस्ट्रॉम प्राप्त हुआ, जबकि इक्वेशन में रखने पर डेल्टा लैम्डा की जो वैल्यू है वो भी 0.0242 एंगस्ट्रॉम आती है, जो कि जो थ्योरेटिकल वैल्यू के काफ़ी नज़दीक है। तो इस तरह से कॉम्पटन इफेक्ट की जो सत्यता है उसकी पुष्टि भी होती है। और कॉम्पटन ने यह भी बताया कि जैसे जैसे प्रकीर्णन कोण थीटा की वैल्यू बढ़ाते जाते हैं, वैसे वैसे तरंग दैर्ध्य का जो परिवर्तन है या डेल्टा लैम्डा है, जो लैम्डा शिफ्ट है, उसकी वैल्यू भी बढ़ती जाती है। अब इस कॉम्पटन इफेक्ट के अध्ययन के बाद हम पढ़ेंगे हाइड्रोजन का बोर प्रतिरूप क्या होता है। हाइड्रोजन का बोर प्रतिरूप जो है वो नील्स बोहर ने रदरफोर्ड के नाभिकीय मॉडल को करेक्ट करके विस्तृत रूप में प्रदर्शित किया, और बोर ने मैक्स प्लैंक के क्वांटम सिद्धांत का उपयोग किया, और उसके अनुसार ऊर्जा का जो उत्सर्जन और अवशोषण जो है वो निरंतर नहीं होकर के पैकेट्स के रूप में होता है, और ऊर्जा के इन पैकेट्स को क्वांटा कहते हैं। और प्रत्येक क्वांटम की जो एनर्जी होती है, पैकेट की जो एनर्जी होती है वो h के बराबर होती है। इलेक्ट्रॉन जो है, और बोर ने परमाणु के प्रतिरूप के संबंध में बहुत सारी धारणाएं प्रस्तुत की हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन अपने नाभिक के चारों ओर कुछ स्थायी वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता है, और चक्कर लगाते समय उसके ऊर्जा का ह्रास नहीं होता है। और बोर ने इन स्थायी कक्षकों को ऑर्बिट कहा है, और इसमें दो बल कार्य करते हैं। एक तो इलेक्ट्रॉन और परमाणु के नाभिक के मध्य वैद्युत आकर्षण बल, और दूसरा बाहर की तरफ अपकेंद्रण बल, और ये दोनों बल एक दूसरे को प्रतिसंतुलित करते हैं। और इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक के चारों ओर केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाता है जिनमें उसका कोणीय संवेग h/2π का बहुसमाकलन होता है। mvr = nh/2π। जो कोणीय संवेग है वो है mvr, और h/2π का बहुसमाकलन मतलब n इंटू h/2π, जहाँ पर n = 1 2 3 4 5 एक्सेट्रा हम लिख सकते हैं। जो स्थायी वृत्ताकार कक्षाओं की ऊर्जा निश्चित होती है, और उन्हें हम एनर्जी लेवल्स भी कहते हैं। और नाभिक से ऊर्जा स्तर की दूरी बढ़ने पर ऊर्जा की मात्रा बढ़ती है, और अनंत पर ऊर्जा का मान 0 होता है। यदि परमाणु को एनर्जी देते हैं तो परमाणु उत्तेजित हो जाता है, और इलेक्ट्रॉन निश्चित ऊर्जा का अवशोषण करके निम्न तल से उच्च तल में जाता है। यह अवस्था अस्थायी अवस्था होती है। इलेक्ट्रॉन इस ऊर्जा तल से अपने मूल ऊर्जा तल में गिर करके स्थायित्व प्राप्त कर सकता है। तो यहाँ पर जो एनर्जी, जैसे गिरने पर जो एनर्जी निकलती है वो होती है डेल्टा E, और डेल्टा E को हम लिख सकते हैं E2 - E1 से, या हम लिख सकते हैं E = hν। हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोर प्रतिरूप का उपयोग। हम जानते हैं कि जो हाइड्रोजन परमाणु है उसमें ये 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम होता है, और हाइड्रोजन यह अकेला इलेक्ट्रॉन है जो कि नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। उस पर दो तरह के बल कार्य करते हैं। नाभिक और इलेक्ट्रॉन के मध्य स्थिर वैद्युत आकर्षण बल जैसे कि kZe²r², और अपकेंद्रण बल जैसे कि mv²r। तो kZe²r² = mv²r। ये दोनों बल एक दूसरे को प्रतिसंतुलित करते हैं, तो हम लिख सकते हैं Ze²r = mv²। और इससे अगर हम mvr की वैल्यू निकालें तो mvr = nh/2π प्राप्त होता है। या हम इससे r की वैल्यू निकालते हैं तो r = n²h²/4π² me² के बराबर होता है। या हम इन सब में सभी को हम कांस्टेंट a0 के बराबर रखते हैं एक्सेप्ट n²/z के, तो हम लिख सकते हैं कि r = n²/z × a0, या हम लिख सकते हैं a0 = h²/4π² me²। यहाँ पर h, पाई और m और e जो हैं वो कांस्टेंट हैं, और इनकी वैल्यूज़ अगर हम रखते हैं तो a0 की वैल्यू हमें पास प्राप्त होती है 0.529 n²/z एंगस्ट्रॉम। अब इसमें अगर n का मान 1 रखें, z का मान 1 रखें, तो r = 0.529 एंगस्ट्रॉम होता है, या हम लिख सकते हैं r = n²।
अब अगर किसी परमाणु के लिए n का मान बढ़ने से उनकी त्रिज्या का मान बढ़ता जाता है, nवें बोर कक्ष में इलेक्ट्रॉन का जो वेग होता है उसको हम लिख सकते हैं v = 2πe² h n/z/n, या हम इसको यूँ कर सकते हैं कि v = 1/n। अब हम इसी जो नील्स बोहर का जो हाइड्रोजन का बोर प्रतिरूप है, इसमें हम कक्षों में विद्यमान इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का परिकलन करेंगे। कक्षों में विद्यमान इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का परिकलन करेंगे। इसके लिए हम टोटल एनर्जी लिख रहे हैं इलेक्ट्रॉन की। टोटल एनर्जी क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या है? -Ze²/r, और काइनेटिक एनर्जी क्या है? ½ mv²। पोटेंशियल एनर्जी क्या और काइनेटिक एनर्जी को जोड़ेंगे तो हमारे पास E का ओवरऑल फॉर्मूला प्राप्त होगा -1/n², 2π² me4z²/h², या हम इसको लिख सकते हैं E = -1/n²। और इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा E = En2 - En1। इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा E = 2π² me4z²/h², 1/n1² - 1/n2²। और अगर हाइड्रोजन परमाणु के लिए Z की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो डेल्टा E = 2π² me4/h², 1/n1² - 1/n2²। इसको हम लिख सकते हैं 1/λ = न्यू बार डेल्टा E/ch 2π² me4/h³, 1/n1² - 1/n2²। इसको हम लिख सकते हैं सरल रूप में अगर हम करें तो इसको हम लिख सकते हैं 2π² me4/ch³, 1/n1² - 1/n2²। या इन पूरे जो 2π² me4/ch³ हैं, इसको अगर हम एक कांस्टेंट RH से रिप्लेस कर देते हैं तो हम लिख सकते हैं न्यू बार = RH 1/n1² - 1/n2², जहाँ पर RH एक स्थिरांक है जिसे कि हम रिडबर्ग कांस्टेंट कहते हैं। तो RH की वैल्यू अगर हम निकालें, इन सारे कांस्टेंट की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हुए अगर हम RH की वैल्यू निकालते हैं तो हमें RH की वैल्यू प्राप्त होती है 109737, जो कि RH के प्रायोगिक मान 109678 के बिल्कुल नज़दीक होता है। तो इस तरह से बोर का ये जो परमाणु प्रतिरूप है उसमें हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जो श्रेणी प्राप्त हुई है, जिसमें कि N1 का मान तो निश्चित है, लेकिन अगर N2 के अगर हम अलग अलग मान लेते हैं, जैसे N1 का मान 1 है, N2 का मान हमने 2, 3, 4 लिया, तो उसमें हमें लाइमन श्रेणी प्राप्त होती है और ये स्पेक्ट्रम के पराबैंगनी क्षेत्र में प्राप्त होती है। अगर हम इसके लिए जो है बामर, इसके लिए N1 का मान 2 रखते हैं और N2 का मान 3, 4, 5 रखेंगे तो इसमें स्पेक्ट्रम के दृश्य क्षेत्र में ये स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। पाशन श्रेणी में N1 का मान 3 रख रहे हैं, N2 का मान 4, 5, 6 रख रहे हैं तो ये IR रीजन में मिल रही है। ब्रैकेट में N1 का मान 4 रख रहे हैं, N2 का मान 5, 6, 7 रख रहे हैं तो ये अवरक्त क्षेत्र में मिल रही हैं। और P फंड में N1 का मान 5 रख रहे हैं, N2 का मान 6, 7, 8 रख रहे हैं तो ये अवरक्त क्षेत्र में प्राप्त हो रही हैं। अब हम इसमें नाभिक के द्रव्यमान के बारे में सुधार के लिए हम बोर का सिद्धांत पढ़ रहे हैं। बोर के सिद्धांत में हमने ये माना कि जो नाभिक है वो रेस्ट अवस्था में है और इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ चक्कर काट रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। यह तब हो सकता है जब नाभिक का द्रव्यमान अनंत होता है, लेकिन नाभिक का निश्चित द्रव्यमान के कारण नाभिक और इलेक्ट्रॉन दोनों ही एक द्रव्यमान केंद्र बिंदु के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और द्रव्यमान m के स्थान पर परमाणु को रिड्यूस्ड मास लिखते हैं तो μ = mp me/mp + me प्राप्त होता है। जहाँ पर जब परमाणु का अवशोषण होता है तो इलेक्ट्रॉन आद्यावस्था n = 1 से उच्च ऊर्जा स्तरों में जाता है। ऊर्जा की वो मात्रा जो इसकी निम्नतम अवस्था से अनंत दूरी तक ले जाने में और परमाणु को आयन में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक होती है, उसे हम आयोनाइजेशन पोटेंशियल या आयनन ऊर्जा कहते हैं। और इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा E = I = 2π² μe4/h², 1/n1² - 1/n2², या इसको हम लिख सकते हैं 2π² E4h² mp me/mp + me, 1/n1² - 1/n2²। अब हम जो हमने अभी बोर का सिद्धांत पढ़ा है उसकी कुछ डिफेक्ट्स हैं या उसकी कुछ कमियां हैं जो कि हम उसका अध्ययन करेंगे। क्या क्या कमियां हैं बोर के सिद्धांत में? कि बोर का जो परमाणु प्रतिरूप है वो केवल हाइड्रोजन या 1 इलेक्ट्रॉन वाले आयन, 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम कौन से हैं, जैसे हीलियम +, लिथियम 2+, उसके स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में सफल है और बहु इलेक्ट्रॉनिक परमाणु के लिए इसकी व्याख्या नहीं कर सकते हैं। ऐसे ही उच्च विभेदन क्षमता वाले माइक्रोस्कोप से देखने पर ज्ञात होता है कि हाइड्रोजन के उत्सर्जन स्पेक्ट्रम की रेखाएं एकल प्रतीत होती हैं, वास्तव में ये कई रेखाओं का समूह होते हैं।
इसी तरह से स्पेक्ट्रम जो है विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में लेते हैं तो इन रेखाओं का विपाटन हो जाता है और ये सूक्ष्म रेखाओं में विभक्त हो जाती हैं। इसे हम जीमन प्रभाव कहते हैं। और स्पेक्ट्रल विद्युत क्षेत्र लिया जाए तो स्पेक्ट्रमी रेखाओं का विभाजन हो जाता है, इसे हम स्टॉक इफेक्ट कहते हैं। बोर के अनुसार इलेक्ट्रॉन का जो कोणीय संवेग है h/2π का बहुसमाकलन होता है, जो कि बिल्कुल भी सत्य नहीं है। बाद में क्वांटम मैकेनिक्स में हमने देखा कि कुछ इलेक्ट्रॉनों का जो कोणीय संवेग होता है वो 0 के बराबर होता है। तो आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने जो हमने कल कॉम्पटन इफेक्ट पढ़ा था उसका प्रायोगिक सत्यापन देखा है। उसके बाद हमने बोर का हाइड्रोजन का बोर प्रतिरूप देखा है। इसके अलावा इसी के अंतर्गत हमने हाइड्रोजन बोर परमाणु के लिए प्रतिरूप का उपयोग किया, हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोर प्रतिरूप का उपयोग किया है। इसके साथ साथ हमने कक्षों में विद्यमान इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का परिकलन किया है। इसके साथ साथ हमने नाभिक के द्रव्यमान के सुधार के बारे में अध्ययन किया है और बोर के सिद्धांत की कमियों का अध्ययन करा है। तो इस तरह से हम क्वांटम मैकेनिक्स में अब आगे वाले लेक्चर में डी ब्रोगली की परिकल्पना का अध्ययन करेंगे। थैंक यू।